हेलो दोस्त, आर्ट विजन 0.1 में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था यात्रा से जुड़ी, जिसमें मैंने बताया था कि यात्रा करना हर एक व्यक्ति के लिए इसलिए जरूरी है कि यात्रा से ही बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। जब हम नई नई जगहों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो वहाँ की सभ्यता संस्कृति के साथ साथ वहाँ की पर्यावरणीय जीवन शैली को भी देखते हैं कि वहाँ के देश ने किस प्रकार के पर्यावरण को संभाल कर रखा है, किस तरह पारिस्थितिकी तंत्र को बना के रखा है। इसी दौरान हम अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं आपको इब्न बतूता। मैं कल जो वीडियो बनाया था अल बरूनी के बारे में बताया था, अब मैं बता रहा हूँ इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता अफ्रीका के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का प्रसिद्ध यात्री था? अफ्रीका का, जिसका जन्म 24 जनवरी 1304 ईस्वी को मोरक्को में हुआ था। यानी कहा जाए इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था तो मोरक्को के तंजीर में हुआ था। कब? तो 24 जनवरी 1304 को। यह प्रसिद्ध क्या था? एक यात्री था। कौन? इब्न बतूता। इसका पूरा नाम अब्बू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता था। पूछा जाए इसका पूरा नाम क्या था तो बोलिएगा अब्बू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता था। खानाबदोश जाति के होने का, यानी खानाबदोश मतलब होता है घुमक्कड़ जाति, यानी जैसे कि बंजारे लोग जो होते हैं उसी प्रकार ये घुमक्कड़ खानाबदोश जनजाति के होने की वजह से इसके रगों में जो रवानगी थी वो यात्रा की बहुत ज्यादा, यानी घूमने की बहुत ज्यादा थी। इसने अपने 73 वर्ष के जीवन में, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसने अपने 73 वर्ष के उम्र में 77,640 मील की लंबी यात्रा तय किया है। यानी देखा जाए तो सबसे बड़ी यात्रा तय करने का श्रेय अगर दिया जाए तो हम इब्न बतूता को दे सकते हैं, जो अपने 73 वर्ष की जीवन काल में कितना मील यात्रा किया? 77,640 मील। अब अगला पॉइंट कहता है कि प्रत्येक मुस्लिम देश, यह जब यात्रा करने निकला तो शुरुआत किया मुस्लिम देशों के साथ। ये प्रत्येक मुस्लिम देशों की यात्रा करने के साथ साथ इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका, सुमात्रा, चीन, भारत जैसे देशों का भी यात्रा किया। यानी यह इस्लामिक स्टेट की यात्रा तो किया ही, साथ साथ गैर इस्लामिक स्टेट के बारे में भी जानकारी हासिल कर कर अपने यात्रा को संपूर्ण स्वरूप दिया था। 1333 ईस्वी में से 1342 ईस्वी के बीच, 1333 ईस्वी से लेकर 1342 ईस्वी के बीच उसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण किया। यानी जब वह 1333 से लेकर 1342 ईस्वी तक भारत में आया तो भारत के बहुत सारे जगहों के बारे में उन्होंने क्या किया? भ्रमण किया और उसके बारे में जानकारी हासिल की, और किस प्रकार भारतीय संस्कृति थी, भारत की सड़क व्यवस्था क्या थी, भारत की नगरीय व्यवस्था क्या थी, भारत में किस प्रकार के राजवंश थे, किस प्रकार उन्होंने सल्तनत का शासन प्रणाली चलाया था, इस सब की ब्यौरा जानकारी हासिल किया। साथ ही साथ यहाँ की समाज के लोगों के साथ घुल मिलकर सामाजिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी हासिल किया। 1353 ईस्वी में जब मोरक्को लौटने के पश्चात उसकी यात्रा वृत्तांत इब्न जुजिये द्वारा लिखा गया था। यानी उसकी यात्रा वृत्तांत किसने लिखा था? इब्न जुजिये ने लिखा था। कब? जब वो 1353 में कहा गया? मोरक्को गया। इस पुस्तक का नाम अजाइबुल अफसार रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया? अजाइबुल अफसार। अगर पूछा जाए कि इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत किसने लिखा तो आप बोलिएगा इब्न जुजिये ने लिखा था, और उसका नाम क्या रखा गया था? अजाइबुल अफसार। इतिहासकार मेहदी हुसैन, याद रखिएगा, यानी रहला नाम जो आ रहा है यहाँ पे, यानी इसका नाम बदल के रहला जो रखा गया किसके कहने पे, किस इतिहास के कहने पे? तो मेहदी हुसैन ने इस पुस्तक का नाम क्या रखा? रहला। यानी अगर आप रहला पुस्तक खरीदते हैं जिसमें इब्न बतूता के बारे में जानकारी हासिल होगी कि इब्न बतूता किस प्रकार अपना यात्रा किया था, किस प्रकार अपने यात्राओं के तहत देश विदेश के बारे में जानकारी हासिल की थी। मोरक्को के सुल्तान अबू इनान मरीन ने इब्न बतूता को अपना यात्रा वृत्तांत लिखवाने हेतु प्रोत्साहित किया था। यानी यात्रा वृत्तांत लिखवाने के लिए प्रोत्साहित अगर किसी ने किया वो कौन थे? मोरक्को के सुल्तान अबू इनान मरीन, ठीक है, जिनके कहने पे इब्न बतूता तैयार हुआ और अपने यात्रा वृत्तांत किससे लिखाया? तो इब्न जुजिये से लिखाया, और आइजुबुल अफसार उसका नाम रखा। लेकिन मेहदी हुसैन ने इसका नाम क्या रख दिया? रहला रख दिया। अपनी यात्रा वृत्तांत रहला में इब्न बतूता ने कहा कि वह एक ऐसे खानदान में पैदा हुआ था जिसमें एक के बाद एक अनेक काजी हुए। यानी वो बताता है अपने यात्रा वृत्तांत में जिस खानदान में पैदा हुआ था उस खानदान में एक से बढ़ के एक काजी हुए। भारतीय शासन प्रणाली में जब तुगलक का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जब ये आया था तो इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर कुछ समय के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था? इब्न बतूता को। यानी इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों किया? तो यहाँ क्यों अगर पूछा जाता है तो बता सकते हैं आप कि इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर, उसकी जो काबिलियत थी उससे प्रभावित होकर उसने क्या नियुक्त कर दिया? दिल्ली का काजी।
यह एक उच्च कोटि का विद्वान, महान यायावर, अन्वेषक, इतिहासकार, भूगोलवेता, न्यायविद, नाविक, कवि, वनस्पति शास्त्र एवं योद्धा था। देखिए इसके अंदर क्या क्या खूबियां थी। यायावर माने घूमने वाला, अन्वेषक मतलब खोज करने वाला, इतिहासकार मतलब इतिहास की जानकारी, भूगोलवेता यानी भूगोल की जानकारी, न्यायविद यानी न्याय के बारे में बेहतर तरीका से समझाना, नाविक के साथ साथ कवि भी था और वनस्पति शास्त्र के साथ साथ योद्धा का भी कला रखा था इसने। मुस्लिमों की पवित्र तीर्थ मक्का का तीर्थ यात्रा की विचार को लेकर 21 वर्ष की आयु में वह 14 जून 1325 ईस्वी को अपनी महा यात्रा पर रवाना हुआ। यानी कहा जाए तो जब वो यात्रा शुरू किया तो सबसे पहले उसने मक्का से शुरू किया। कब? 14 जून 1325 ईस्वी में 21 वर्ष की आयु में। सिकंदरिया, काहिरा, दमिश्क एवं मदीना होते हुए 15 अगस्त 1331 ईस्वी को मक्का पहुंचा। वो मक्का कब पहुंचा? तो निकला था 14 जून 1325 को और पहुंचा कब? 15 अगस्त 1331 को। इन क्षेत्रों के दौरान उन्होंने किन किन जगहों की जानकारी हासिल की और कहां कहां की संस्कृति सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल किया? तो सिकंदरिया, काहिरा, दमिश्क एवं मदीना होते हुए कहां पहुंचा था? मक्का पहुंचा था, जो कि मुस्लिम समुदाय का क्या है? सबसे पवित्र स्थल है। मक्का ने उसे आध्यात्मिक आकर्षित किया। मक्का में जब वो पहुंचा तो उसकी आध्यात्मिक ने उसे काफी आकर्षित किया। यहाँ वह 3 वर्षों तक रहकर सूफियों एवं संतों से इस्लाम दर्शन का गहन अध्ययन किया। यानी इस्लामिक नॉलेज लेने के लिए वह मक्का में बहुत दिनों तक रुका और वहाँ के सूफियों और संतों से क्या किया? इस्लामिक जानकारी हासिल कर उसमें काफी मतलब प्रांगत हासिल कर लिया। यहीं रहकर उसके मन में भारत की यात्रा पनपी। यानी मक्का में रहने के दौरान ही उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुआ ताकि हम भारत की यात्रा करें। मक्का में हज करने के उपरांत यहीं से वह कुश्तुनिया, बुखारा, बलक, गजनी एवं काबुल होते हुए 12 सितंबर 1333 ईस्वी को सिंध नदी पार कर 20 मार्च 1334 को दिल्ली पहुंचा। यानी मक्का में हज करने के उपरांत वह कुश्तुनिया, बुखारा, बलक और गजनी एवं काबुल होते हुए सिंध कब पहुंचा? 12 सितंबर 1333 ईस्वी को पहुंचा और 20 मार्च 1334 को दिल्ली पहुंचा। इब्न बतूता के वृत्तांत से यह पता चलता है कि 1341 ईस्वी में चीनी सम्राट तोगन तिमुर ने अपना राजदूत दिल्ली भेजकर मोहम्मद बिन तुगलक को हिमालय प्रदेश में कुछ बौद्ध मंदिर का निर्माण करने के लिए अनुमति मांगी थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने दे दिया था। इस चीन की मित्रता को और अस्थायी रूप से बनाने के लिए, अगर चीन से जो मित्रता की शुरुआत हुई थी उसको और पुख्ता बनाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा? चीन भेजा, ताकि चीन के सम्राट के पास भेजकर बहुमूल्य उपहार दिलवाया ताकि इन दोनों में दोस्ती का हो और मजबूत हो। इब्न बतूता ने त्यागविहीन भारतीय सड़क व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। यानी यह सबसे अच्छा वर्णन किया है सड़क व्यवस्था के बारे में। वह बताता है कि देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। यानी कहा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान जो शासन प्रणाली थी उसमें बहुत सारी जगहों में क्या था? सड़कों का जाल बिछा हुआ था। दिल्ली से दौलताबाद तक सड़कों के दोनों किनारे सघन वृक्ष लगाए गए थे। यानी दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए सड़क के दोनों किनारे क्या लगाए गए थे? वृक्ष लगाए गए थे। यात्रियों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह उपवन में टहल रहे हैं या उपवन से यात्रा कर रहे हैं। यानी उनको थोड़ा सा भी ये दिक्कतदारी नहीं होती थी कि हम कहीं सड़क से यात्रा कर रहे हैं। आजकल सड़क किनारे भी पेड़ पौधे लगाना आवश्यक इसलिए है क्योंकि प्रदूषण से हम मुक्त चाहते हैं, तो हमें पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में लगाना होगा। इसकी प्रमाण आपको इतिहास में मिलेगी। कब? जब हम तुगलक के शासनकाल को पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि सड़कों किनारे इन्होंने क्या लगाया था? पेड़ पौधे, ताकि वहां पे राही बटोही जो यात्रा कर रहे हैं वो आराम कर सके, कुछ देर ठहर सके, क्योंकि धूप में आदमी जब यात्रा करता है तो थक जाता है और थकान दूर करने के लिए क्या किसी पेड़ के नीचे आराम की आवश्यकता पड़ती है। यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी। पैदल एवं घोड़े द्वारा डाक भेजी जाती थी। यानी यात्रा के लिए बहुत सारी सुविधाएं वहां मौजूद थी और डाक सेवा उस समय सबसे प्रचलित है, जिसके बारे में इब्न बतूता ने बहुत अच्छा से वर्णन किया है। पैदल और घोड़े द्वारा भी डाक भेजी जाती थी। वह बताता है कि धारा से दिल्ली तक की यात्रा 24 दिन में पूरी की जाती थी और दिल्ली से दौलताबाद 40 दिन की यात्रा पूरी की जाती थी। दिल्ली से मावर 6 महीने की दूरी यात्रा 6 महीने में दूरी तय की जाती थी। 73 वर्ष की आयु में सन 1377 में फिर नामक नगर में इब्न बतूता की मृत्यु हो जाती है। अपने मरने के पहले उन्होंने इतिहास के पन्नों में कुछ चीजें भारतीय इतिहास का ऐसा वर्णन किया है जो अगर आज हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारा देश और आगे जा सकता है। अगर आप सड़क बनाते हैं, सड़क बनाना अच्छी बात है, लेकिन सड़क के साथ साथ आप पर्यावरण का भी ध्यान दीजिए। अगर पर्यावरण संतुलित रहेगा
तो आप संतुलित रहिएगा। आज बहुत सारी बीमारियां हो रही है, जिसके कारण क्या है कि हम प्रदूषण युक्त देश में जी रहे हैं, प्रदूषण युक्त माहौल में जी रहे हैं, इसलिए पेड़ों को लगाना ज्यादा से ज्यादा आवश्यक है। हम पिछली इतिहासों से यह जानकारी, इतिहास क्यों पढ़नी चाहिए आज आपको मालूम होना चाहिए। इतिहास इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि आपके अतीत में ऐसा क्या क्या कार्य हुआ है जो आपके लिए आज बेहतर बना सकता है, यानी कल का सीखा हुआ चीज आज को बेहतर बना, और आज का बेहतर आपका भविष्य बेहतर बना सकता है। इसलिए इन लोगों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सड़क के साथ साथ आप पेड़ पौधे का भी निर्माण ज्यादा कीजिए ताकि पर्यावरण संतुलित रहे। और साथ साथ डाक व्यवस्था की इन्होंने सुविधा बहुत अच्छी रखी थी, यानी खत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो नियम था वो बहुत ही आसान था। थैंक यू।